हेलो बच्चों। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टनरशिप में तुम लोगों का पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर था। इसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट 2, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आज इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इन पेजेस की पिक हम आप लोगों को भेज देंगे, देखना। तो बात आती है कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या होता है। तो बच्चों, होता क्या है कि जब भी कभी किसी व्यक्ति को, संस्था को या फर्म को बाहर से ला करके पार्टनरशिप में शामिल कराया जाता है, तो इसे हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कहते हैं। और जो व्यक्ति या जो संस्था या जो फर्म आ रही होती है, उसे इनकमिंग या न्यू पार्टनर बोलते हैं। किसी भी पार्टनर के एडमिट होते समय, मतलब प्रवेश करते समय, जो पुरानी पार्टनरशिप डीड होती है वो अनइफेक्टिव हो जाती है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह गया और एक नया एग्रीमेंट उन लोगों के बीच में बनाया जाता है। ठीक है। इसमें नए पार्टनर ने कितना रुपए लगाया पूंजी के तौर पर, प्रॉफिट में उसे क्या हिस्सा मिलेगा, किन किन शर्तों पर तैयार हुए हैं ये लोग, इन सारी चीज़ों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में जो कुछ लिखा हुआ था वो यही सब लिखा हुआ था। फिर बाद में वो कहते हैं नीड, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की नीड क्या है, मतलब उसकी आवश्यकता क्या है। ठीक है। आवश्यकता क्या क्या होती है, देखो। होता क्या है कि किसी फर्म में जो चल रही है उस फर्म में किसी नए पार्टनर को एडमिट करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेनली जो कारण होता है वो ये होता है कि जब इन्हें एडिशनल कैपिटल चाहिए होती है, मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और आगे ग्रो कराने के लिए, अगर फर्म के पास रुपए नहीं हैं तो फर्म क्या करती है, फिर नए पार्टनर को एडमिट करती है अपने फर्म में, जिससे कि नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आएगा और उस कैपिटल की मदद से बिजनेस और ज़्यादा अच्छा काम इन द फ्यूचर करेगा। इसके अलावा और एक रीज़न ये हो सकता है कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसका एक्सपीरियंस या जिसकी नॉलेज जो है वो फर्म को बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। अगर ऐसा कुछ है तो भी जो है नए पार्टनर को एडमिट कराया जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि लीगल कंडीशन क्या क्या है, मतलब वैधानिक नियम क्या क्या हैं, या कानून की तरफ से, पार्टनरशिप एक्ट की तरफ से क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ इन्होंने बोला है कि द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कैन टेक प्लेस विद द फ्री ऑफ कंसेंट ऑल द पार्टनर। मतलब कहने का ये हुआ, किसी नए साझेदार का प्रवेश तभी हो सकता है जब सभी साझेदार उसको एडमिट करने के लिए एग्री कर रहे हों। अगर कोई एक साझेदार भी रोक देता है, मना कर देता है कि वो सहमत नहीं है इस एडमिशन से, तो नए साझेदार का एडमिशन नहीं किया जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज थी कि द न्यू पार्टनर बिफोर द डेट ऑफ हिज एडमिशन, मतलब जिस दिन नया पार्टनर संस्था में आ रहा है, एडमिट हो रहा है, जिस दिन नया साझेदार संस्था में एडमिट हो रहा है, उस दिन से पहले के किसी भी कार्य के प्रति नया साझेदार जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है। अगर वो ऐसी कोई जिम्मेदारी लेता है तो इसके लिए उसे रिटर्न में देना पड़ेगा। तो ये तो थी लीगल कंडीशन। अब बात आती है कि पार्टनर कौन कौन हो सकता है। तो पार्टनर देखो, 4 लोग हो सकते हैं। इंडिविजुअल भी हो सकता है। इंडिविजुअल का मतलब एक अकेला आदमी, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, फर्म का पार्टनर बन सकता है। माइनर, एक अवयस्क, मतलब जिसकी एज 18 वर्ष से कम है, उसको भी साझेदार बनाया जा सकता है, लेकिन तभी जब सारे पार्टनर एग्री हों। और इस तरह का जो नया साझेदार बनाया जाता है वो साझेदार केवल लाभ में साझेदार होता है, मतलब फर्म की हानि के प्रति वो जिम्मेदार नहीं होगा। और दूसरी चीज, उसे साझेदार ना कह करके मेंबर कहेंगे, कि वो केवल एक मेंबर है। ठीक है। तीसरे नंबर पे फर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई भी फर्म जो है वो भी साझेदार बन सकती है। ठीक है। हालांकि इसको एमलगमेशन या डिसोल्यूशन नहीं कहा जाएगा। एमलगमेशन और डिसोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन क्या होता है नई दूसरी फर्म का, ये तुम लोग बीकॉम में पढ़ोगे।
फिर नंबर 4 पे लिखा हुआ है अदर इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन, कुछ और भी इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन भी मेंबर हो सकते हैं। अब लिखा हुआ है राइट ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक साझेदार के अधिकार क्या क्या होते हैं। तो एक साझेदार के पहला अधिकार है कि भविष्य में वो लाभ में अपना हिस्सा पाने का अधिकार रखता है। दूसरा उसने लिखा है कि गुडविल में या कोई अतिरिक्त प्रॉफिट अगर कोई फर्म अर्न कर रही है तो उसमें अपना हिस्सा पाने का अधिकार रखता है। शेयर इन द असेट ऑफ द फर्म, फर्म की जो संपत्तियां हैं उनमें भी अपना हिस्सा पाने का अधिकार रखता है। फिर आगे लिखा हुआ है कि ये अधिकार प्राप्त करने के लिए फॉर द एक्विजिशन ऑफ द अबव राइट्स द न्यू पार्टनर हैज टू पे समथिंग फॉर देम। ये 3 अधिकार मिलेंगे तो उसे, लेकिन इन 3 अधिकार को प्राप्त करने के लिए नए साझेदार को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। वो कुछ ना कुछ में क्या होता है, फॉर द एक्वायरिंग द अबव राइट्स, मतलब उपरोक्त अधिकार प्राप्त करने के लिए द न्यू पार्टनर यूजुअली ब्रिंग इन एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये अधिकार प्राप्त करने के लिए नया साझेदार सामान्यतः कुछ न कुछ पूंजी के तौर पर कुछ धनराशि लेके आता है। पूंजी के अतिरिक्त ही इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑल्सो कॉल्ड प्रीमियम। इसके अलावा उसे गुडविल प्रीमियम के नाम पर भी कुछ पैसा लेकर के आना होता है। ठीक है, द गुडविल इज ब्रॉट बाय हिम एज द ओल्ड पार्टनर्स हैड मेड एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्म। इस लाइन का मतलब हुआ कि जो भी वो गुडविल लेकर के आता है नया पार्टनर, वो पुराने साझेदारों के लिए लेके आता है, क्योंकि पुराने साझेदारों ने मेहनत करके इस फर्म को बनाया है। द ओल्ड पार्टनर्स ऑल्सो सेक्रीफाइस अ पार्ट ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। अच्छा, इसके अलावा जब भी कभी कोई नया साझेदार आता है तो जाहिर सी बात है वो अपना हिस्सा जो भी प्रॉफिट का ले रहा है वो पुराने साझेदारों के हिस्से में से ही तो ले रहा है। उदाहरण के तौर पे मान लो एक फर्म में 2 लोग साझेदार हों और फर्म को 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो दोनों पार्टनर्स को कितना मिल गया, 1500 मिल गया। लेकिन अगर मान लो वहीं पे 3 साझेदार हो जाए तो हर साझेदार को 1,000 मिलेगा। तो जाहिर सी बात है नए साझेदार के आने पर पुराने साझेदार को अपने लाभ के हिस्से में कुछ नुकसान उठाना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है। इसी सेक्रीफाई के बदले आने वाला साझेदार पुराने साझेदार को गुडविल प्रीमियम का पैसा देता है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उसके एडमिशन के समय क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो नॉर्मली ये एडजस्टमेंट है जो नए पार्टनर के आने पर करने पड़ते हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइंग रेशियो। नया लाभ हानि अनुपात पता करना और त्याग अनुपात पता करना। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का जो भी कुछ है उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। थर्ड पॉइंट था एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, ये भी एक न्यूमेरिकल का काम है। इसके अलावा है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो भी कुछ पुराना प्रॉफिट या कोई रिजर्व है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स हैं उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और 5वें नंबर पर है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब लास्ट काम है इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पूंजी का समायोजन किया जाए। अब कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सेक्रीफाइंग रेशियो, ये चीज हम लोग देखते हैं क्या है। चलो अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि इसके न्यूमेरिकल नहीं करेंगे हम लोग। देखो, नया साझेदार जब आता है तो पुराने साझेदारों को कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट का हिस्सा दूसरे को देना पड़ता है जो नया आ रहा है। जैसे इसमें एक बोर्ड लाइन में उसमें लिखा हुआ है, लाइन में लिखा हुआ है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी डिटरमाइंड बाय हाउ द न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। नया अनुपात जो हम निकालते हैं वो निकालते समय इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि पुराने साझेदार अपने हिस्से का कितना भाग नए साझेदार को दे रहे हैं। 5 तरीके होते हैं नए साझेदार को हिस्सा मिलने के, 5 तरीके हो सकते हैं पॉसिबल। कौन कौन से हैं? पहला है ओल्ड पार्टनर्स में गिव शेयर टू द न्यू पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। पुराने साझेदार अपने पुराने ही अनुपात में नए साझेदार को हिस्सा दे दें। ठीक है। दूसरा हो गया ओल्ड पार्टनर्स में गिव शेयर टू न्यू पार्टनर्स एट एन एग्रीड रेशियो। ये भी संभव है कि नए साझेदार को जो लाभ मिलना है
उस लाभ को पुराने साझेदार अपने कोई एक निश्चित अनुपात में दे दें। तीसरा लिखा हुआ ओनली वन ओल्ड पार्टनर में गिव हिज शेयर टू न्यू पार्टनर। इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक पुराना साझेदार अपने हिस्से में से एक हिस्सा नए साझेदार को दे रहा है। चौथा लिखा हुआ है पार्टनर्स में सरेंडर एनी एग्रीड पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ये भी संभव है कि पुराने साझेदार अपने हिस्से का एक निश्चित हिस्सा नए साझेदार के हिस्से में दे दें, ठीक है। एंड अ न्यू प्रॉफिट एंड न्यू रेशियो में बी एग्रीड अपॉन। ये भी क्लियर, ये भी संभव है कि एक नया रेशियो, पूरी तरीके से नया रेशियो ही तय कर लिया जाए। यहाँ पर कोई भी साझेदार किसी को कुछ दे नहीं रहा है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी थी कि किन किन तरीके से रेशियो जो है, क्या क्या रेशियो हो सकते हैं नए साझेदार को देने के, कि नए साझेदार को जो हम हिस्सा देने वाले हैं वो हम कैसे कैसे दे सकते हैं। इसके बाद बात आती है गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। गुडविल एक्चुअली क्या है, गुडविल मालूम ही है, गुडविल एक अमूर्तवान संपत्ति होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या करना है। पहले पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है मोर एफर्ट एंड सर्विसेज आर रिक्वायर्ड एट एन इनिशियल स्टेज ऑफ द बिजनेस इज एन एक्सेप्टेड ट्रुथ। ये एक बात बिल्कुल सत्य है कि कोई भी जब नया बिजनेस शुरू करना होता है, जब शुरू होता है तब ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। शुरुआत से ही कोई बिजनेस जो है अचानक से लाभ नहीं देने लगता। इसके लिए पूरा साझेदारों को पहले कुछ साल हो सकता है लॉस में काम करना पड़ा हो, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी हो, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट में आता है। बट द न्यू पार्टनर एडमिटेड हैड नॉट मेड एफर्ट एंड सेक्रीफाइस एट दैट स्टेज ऑफ द बिजनेस। लेकिन जो नया पार्टनर आज एंटर कर रहा है बिजनेस में, इसने वो सेक्रीफाइस, वो त्याग या वो मेहनत नहीं की है। The old partners had also taken pain and made efforts and sacrifice for putting the firm in a sound position, and the new partner admitted afterwards will enjoy the benefit from the firm in the same way as the old partners. पुराने साझेदारों ने बहुत कष्ट उठाए हैं, तब जा करके वो फर्म को इस स्थिति में ला पाए हैं कि लाभ कमा पाए, जबकि नया साझेदार केवल साझेदारी में एंटर करता है और लाभ में अपना हिस्सा प्राप्त करने लगता है। So, in order to compensate for those efforts which are made by the old partners for establishing the firm, the new partner is asked to contribute certain amount as goodwill. तो पुराने साझेदारों को उसी त्याग को कंपेंसेट करने के लिए, उसी त्याग को की क्षतिपूर्ति करने के लिए नए साझेदार से गुडविल प्रीमियम के नाम पर पैसा लिया जाता है। The amount to be brought as goodwill is agreed up among the partners in a deed by various method, and the accounting records for the same depends upon the agreement. When goodwill account is not given in the books, following 4 treatments can be made regarding goodwill. जो भी नया साझेदार ख्याति का पैसा लेकर के आएगा तो ख्याति का मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये हम लोगों ने अभी पिछले 1-2 वीडियो में देखा था कि गुडविल के वैल्यूएशन के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि अच्छा, गुडविल के वैल्यूएशन का जो तरीका है, कौन सा तरीका अप्लाई करना है, ये बात पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती है। इसने बोला उन्हीं के आधार पर ये 4 कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन 4 के बजाय तुम लोग समझो कि केवल 3 कंडीशन हो सकती हैं, जिनमें पहली कंडीशन है कि पेमेंट ऑफ गुडविल डायरेक्टली टू ओल्ड पार्टनर्स। कभी कभी क्या होता है, नया साझेदार आता है तो गुडविल का पैसा कहते हैं कि आप प्राइवेटली ही पुराने पार्टनर को दे दो, मतलब फर्म के बाहर ही आप साझेदारों को दे दो, पुराने साझेदारों को, फर्म का इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे केस में फर्म की किताबों में कोई एंट्री नहीं की जाती उस बात की। दूसरा है कि जब कोई नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर के आए, अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर एंड टेकन आउट बाय द ओल्ड पार्टनर्स, कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर के आए और पुराने साझेदार उसे निकाल लें। तो जब भी कभी इस केस में क्या होता है, जब भी कभी नया पार्टनर गुडविल के प्रीमियम का पैसा लेकर के आता है फर्म में, तो एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखनी है कि गुडविल प्रीमियम के पैसे को हमेशा पुराने पार्टनर्स में सेक्रीफाइंग रेशियो में बांटा जाता है। त्याग अनुपात निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल इसीलिए है कि गुडविल प्रीमियम को कैसे बांटा जाए। तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन था कि गुडविल
का पैसा वो लेकर के आया, पुराने साझेदारों ने बांटा और निकाल लिया फर्म से। साझेदारों के पास दो ऑप्शन होते हैं पुराने साझेदारों के पास, चाहे तो वो पैसा फर्म से निकाल लें और चाहे तो वो पैसा फर्म में पड़ा रहने दें। लेकिन यहाँ पे है कि उन लोगों ने निकाल लिया। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 3 एंट्रियां हो सकती हैं। पहला है कैश और बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल। इसका मतलब ये हुआ कि नया साझेदार गुडविल का पैसा लेकर के आया। पैसा लेकर के आया तो हम ये जनरल एंट्री करेंगे। गुडविल अकाउंट जो इन्होंने लिखा है वहां पे कायदे से गुडविल प्रीमियम अकाउंट होना चाहिए। अगला है गुडविल प्रीमियम अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब गुडविल प्रीमियम के नाम पे जो भी कुछ पैसा आया था वो पुराने पार्टनर्स को उनकी कैपिटल अकाउंट में भेज दिया गया, उनके त्याग अनुपात में, सैक्रिफाइंग रेशियो में। और तीसरा हो गया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश और बैंक अकाउंट। मतलब पुराने साझेदारों ने वो पैसा फर्म से निकाल लिया। उस स्थिति में ये 3 जनरल एंट्रियां होती हैं। इन तीनों जनरल एंट्रियों को समझ लो, थोड़ा सा इस मैटर को समझने की कोशिश करो। इसके आगे का या फोर्थ ट्रीटमेंट क्या हो सकता है गुडविल का, ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।